कश्मीर में आज भले ही एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी रहती हो, लेकिन दोस्तों एक वक्त था जब यहाँ हिंदू राजाओं की तूती बोलती थी। आज से करीब 1300 साल पहले यहाँ एक ऐसा हिंदू राजा हुआ जिसने अपनी तलवार के दम पर चाइना को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। इस राजा ने चाइना को ही नहीं जीता, बल्कि भारत के ईस्ट और साउथ एरिया को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस वीरता के बल पर ही उसे इतिहासकारों ने कश्मीर का सिकंदर कहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सिकंदर की कहानी सुनाऊंगा, जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तपीड। कौन थे ललितादित्य और कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कश्मीर के इतिहास को पढ़ने के लिए आज भी इतिहास की कोई पुरानी किताब हमारे पास मौजूद है तो वो है राजतरंगिणी। इस किताब को भारत की पहली इतिहास की किताब माना जाता है। इस किताब में कश्मीर का 1000 साल का इतिहास बंद है। जब इतिहासकार कल्हण ने इस किताब को लिखा तो उन्होंने भी इस 1000 साल में सबसे महान राजा बताया था ललितादित्य मुक्तपीड को। ये कश्मीर के कारकोट वंश के राजा थे। ये पूरी कहानी मैं आपको इसी किताब के रेफरेंस से बताने वाला हूँ। साल 625 के आसपास कारकोट वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश में ललितादित्य 5वें राजा थे। साल 724 में वो राजा बने और साल 761 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। ये वो टाइम था जब गुप्त वंश का पतन हो चुका था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कई हिस्सों में बिखर गया था। ललितादित्य ने इसी का फायदा उठाया और पूरे भारत भर में कई विजय अभियान चलाए। अपने पहले अभियान कन्नौज को जीतने में ललितादित्य को कई साल लगे। यहाँ के राजा थे यशोवर्मन। उनके साथ कई सालों तक उनकी लड़ाई चली और आखिर में दोनों के बीच संधि हो गई। दोस्तों ये वही टाइम था जब अरबों के हमले भी भारत पर बढ़ गए थे। अरबों ने पहले ही स्वात, मुल्तान, पेशावर और सिंध राज्य पर कब्जा कर लिया था। अरब का राजा मोहम्मद बिन कासिम पहले से ही कश्मीर और मध्य भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था, लेकिन ललितादित्य और यशोवर्मन की संधि की बदौलत कश्मीर में इन हमलों को रोक कर रखा जा सका। यशोवर्मन के बाद ललितादित्य का विजय रथ रुका नहीं। उन्होंने एक एक करके पंजाब, अफगानिस्तान के इलाकों को भी जीत लिया। जर्मन इतिहासकार हुए हैं हरमन गिर्ज। उनके हिसाब से साल 735 के आसपास ललितादित्य ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जीत हासिल की। एक बार उत्तर भारत पर मजबूत पकड़ के बाद उन्होंने साउथ की ओर बढ़ना शुरू किया। कल्हण के हिसाब से इस अभियान के बाद ललितादित्य ढेर सारी धन दौलत लेकर कश्मीर लौटे। इस अभियान के चलते ही ललितादित्य को कश्मीर के सिकंदर की उपाधि मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि सिकंदर का अभियान 11 साल तक चला, वहींลลิतादित्य ने 14 सालों तक अपना अभियान चलाया था। जब इन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब उनकी नजर गई चाइना की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर आंद्रे विंक अपनी किताब अल हिंद में लिखते हैं कि उन्होंने आज के चाइना के शिनजियांग प्रोविंस का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। ऐसे ही एक हिस्टोरियन रॉबर्ट गोएट्ज के अनुसार कश्मीर लौटने के बाद ललितादित्य ने न केवल तिब्बतियों को खदेड़ा, बल्कि तारिम बेसिन पर भी आक्रमण किया। अब तारिम बेसिन को नोट कीजिए, ये जगह आज के चाइनीज शिनजियांग प्रोविंस में पड़ती है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ललितादित्य ने इतनी लड़ाइयां जीती कैसे? इस सवाल का जवाब है उनकी आर्मी। कश्मीरी इतिहासकार PNK बमजई अपनी किताब कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बताते हैं कि ललितादित्य की सेना में सिर्फ इंडियंस नहीं थे, बल्कि तुर्क और चीनी सैनिक भी थे। उन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजीज को अपनी आर्मी में यूज किया। यही नहीं, कान कुन्य नाम का एक सेनापति भी था, जो कि पॉसिबल है कि एक चाइनीज शख्स था, क्योंकि मैंडरिन भाषा में आर्मी जनरल को कैन क्यून कहा जाता है। दोस्तों ललितादित्य ने चाइना को सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उनके साथ एक बार गठजोड़ करके उन्होंने तिब्बत को भी हराया था। 7वीं 8वीं सदी में चाइना में टैंग नाम का एक साम्राज्य था। इसे तांग भी कहा जाता है कहीं कहीं। इस समय तिब्बत भी एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। कहा जाता है कि एक शांति समझौते के लिए टैंग वंश के राजा ने 12 साल की एक टैंग राजकुमारी की शादी तिब्बती राज परिवार में करा दी, लेकिन वहां राजकुमारी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। राजकुमारी ने इसके लिए कश्मीर से मदद मांगी। तब ललितादित्य ने उस राजकुमारी की मदद की और इसी का नतीजा था कि उनकी तिब्बत से दुश्मनी हो गई। फिर तिब्बत से निपटने के लिए ललितादित्य ने चीन के टैंग साम्राज्य के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया। इस तरह कश्मीर और टैंग साम्राज्य के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए।
ललितादित्य ने टैंग राजमहल को एक खत भी भिजवाया जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे उनकी सेना तिब्बतियों को कई बार खदेड़ चुकी है। उन्होंने तिब्बत का प्रभाव कम करने के लिए टैंग वंश को मदद की पेशकश की और 2 लाख सैनिकों की एक सेना देने का वादा भी किया। इसके बाद तिब्बत और कश्मीर के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई। 3 असफल अभियानों के बाद साल 747 ईस्वी में ललितादित्य तिब्बत को हराने में सफल रहे। तो दोस्तों, ये थे कश्मीर के वो हिंदू राजा जिन्होंने चाइना को हराया, तिब्बत को हराया और साउथ इंडिया तक अपना कब्जा किया। लेकिन सिर्फ विजय अभियान उनके महान होने का सबूत नहीं है। ललितादित्य को बहुत दयालु राजा माना जाता था। उन्होंने कश्मीर में कई पुल, मठ, मंदिर और नहरें बनवाई। कन्नड़ के हिसाब से झेलम जहां कश्मीर को पानी देती थी, वहीं झेलम में आने वाली बाढ़ हर साल आपदा लाती थी। ललितादित्य ने नदी का सिल्ट साफ करके नहरें बनवाई ताकि बाढ़ पर कंट्रोल किया जा सके और दूर के इलाकों को पानी भी मिल सके। यहाँ सम्राट ने कई मंदिर भी बनवाए और बौद्ध मठों, स्तूपों का निर्माण भी करवाया। इन सब के अलावा कश्मीर के भव्य मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही करवाया था। यह मंदिर आज खंडहर हो चुका है, लेकिन माना जाता है कि यह बहुत भव्य हुआ करता था अपने टाइम पर। मार्तंड मंदिर को एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ से पूरी कश्मीर घाटी और पीर पंजाल की चोटियों को आसानी से देखा जा सकता था। फिर बाद में 15वीं सदी में कश्मीर के सुल्तान हुए सिकंदर शाह मीरी, इन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया। फिर आने वाली सदियों में इस इलाके में कई सारे भूकंप आए जिसके चलते मंदिर को और भी ज़्यादा नुकसान हो गया और इसकी हालत जर्जर होती चली गई। इस तरह कश्मीर के विस्तार पर ही नहीं, ललितादित्य ने कश्मीर के विकास पर भी ध्यान दिया था। साल 761 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कारकोट वंश भी धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ललितादित्य मुक्तपीड की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।